Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is lecture number 9. This lecture number 9 is basically the synopsis of the entire 18th century. अभी तक हम लोगों ने देखा था अराइवल ऑफ द यूरोपियन एंड विद इन अराइवल ऑफ द यूरोपियन वाई ब्रिटिशर्स वर पॉइज्ड टू टेक इंडिया. बट ब्रिटिशर जब इंडिया को लेने वाले थे तो एट दैट टाइम इंडिया में कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज़ प्रेजेंट थी. एंड ये पॉलिटिकल एंटिटी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मुगल्स. बट मुगल्स के साथ साथ लेटर ऑन वी कैन सी कि रीजनल स्टेट एंड रीजनल स्टेट के साथ साथ रिबेलियस स्टेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे कुछ कुछ एंटिटीज़ जो है वो भी इंडिया में आनी चालू हो गई. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ईच एंड एवरी स्टेट. मराठाज है, हैदराबाद है, त्रावणकोर है, देर आफ्टर राजपुताना है, सिख लैंड है, अवध है, बंगाल है. तो ये सारे स्टेट में हम लोगों को जाके देखना है कि वाई दिस स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट एंड देर आफ्टर हाउ ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिस पर्टिकुलर स्टेट्स. हाउएवर यहाँ पे जाने से पहले एक थोड़ा सा मीन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछे हुए हैं. एंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कंसिडरिंग हिंदू हिस्टोरियोग्राफी. तो हिंदू हिस्टोरियोग्राफी जो है उनका हमेशा से वो कहना है कि व्हेन मुगल्स हैड गॉन आउट ऑफ आवर कंट्री सो एट दैट टाइम इंडिया की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी. ऑन दी अदर एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि भाई इंडिया की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन इंडिया की थी कैसे और इंडिया में उस टाइम पे चल कैसे रहा था. एज फार एज कल्चरल कंडीशन इज कंसर्न, दैन कल्चर में बेसिकली जो आर्ट फॉर्म, आर्किटेक्चरल फॉर्म, वो वाला जो एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मीडियल इंडिया के लास्ट लेक्चर्स में ही कवर अप करवा दी थी. तो विल नॉट एंटर इन टू दैट, बट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें जो है वो आज बेसिकली करनी है. सो लेट्स मूव कि बेसिकली 18th सेंचुरी का जो इंडिया था उसका एक सिनॉप्सिस हम लोगों को लेना है कि एग्जैक्टली ये सारी कंडीशंस इंडिया में थी कैसे. एंड देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर दिस सिचुएशन विद द ब्रिटिश पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन. मतलब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉन्कर किया तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ा. तो वो इम्पैक्ट समझने से पहले आपको इंडिया की कंडीशन पता होनी ज़रूरी है. अदरवाइज ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म लाए वो रिफॉर्म का जो इंटेंसिटी या फिर ग्रेविटी जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा. लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले तो पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द 18th सेंचुरी. ना पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द 18th सेंचुरी, इसमें हम लोगों ने पहले भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो कवर अप करवा ही ली है. हमने जो लास्ट लेक्चर जो हुआ था सैटरडे को उसमें ही देखा था कि जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है बेसिकली डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द मुगल्स का सिग्निफिकेंस जहाँ पे डिक्लाइन होना चालू हुआ वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में मल्टीपल रीजनल स्टेट जो है वो आने चालू हो गए. ये ऑटोनॉमस रीजनल स्टेट ही इंडिया के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स थ्रू आउट होने वाले थे. और वो क्यों होने वाले थे अब धीरे धीरे उसकी बातें करेंगे. बट इफ़ यू लुक एट द मैप देन यू कैन क्लियरली सी इसमें मल्टीपल नई एंटिटीज़ जो है अब वो आनी चालू हो गई. सबसे पहले वी हैव गॉट माइटी मराठास, देर आफ्टर हमारे पास है निज़ाम, उसके बाद में फिर मैसूर, देर आफ्टर फिर त्रावणकोर, बंगाल, अवध. यहाँ पे रोहिलास भी है, यहाँ वाले एरिया में बुंदेलास भी है, देर आफ्टर राजपुताना इज़ देयर एंड देर आफ्टर ऑब्वियसली लेटर ऑन इवन सिख जो है वो भी आने वाले थे. एंड दैट्स वाई दिल्ली जो है उसकी पोजीशन काफ़ी प्रिकेरियस थी बिकॉज मुगलों की टेरिटरी बस इतनी ही थी, दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया. बट आपके कंट्री का जब पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होना चालू होता है तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन. ऑब्वियसली आपके कंट्री का डिटेरियोरेशन जो है वो होना चालू होगा. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ अगर किसी का रहेगा तो वो था मराठास का. मराठास बेसिकली अपने कोर एरिया में बैठ के निज़ाम के ऊपर, बंगाल के ऊपर, अवध के ऊपर, राजपुताना के ऊपर, मुगल के ऊपर एंड लेटर ऑन इवन पंजाब के ऊपर रेड मारना जो है इन्होंने चालू कर दिया. एंड रेड मराठास मारते क्यों थे? यू माइट हैव हर्ड अबाउट बाजीराव पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट जिसमें उसने गुजरात, मालवा एंड इवन दिल्ली तक बेसिकली रेड जो है वो मारी थी. बट रेड मारने का पर्पज़ क्या होता है भाई? तो पैसा. एंड जब आप बेसिकली रेड मारते हो तो आप एग्जैक्टली करते क्या हो? तो आप बेसिकली घर घर जाके लूटोगे. देर आफ्टर आप बेसिकली लोकल लेवल पे जो कैटल पॉपुलेशन होती है उसको लूटोगे. देर आफ्टर जो एग्रीकल्चर जो है उसको लूटोगे. एंड देर आफ्टर वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको भी प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है बिकॉज दे कैन बी सोल्ड इन द स्लेव मार्केट. तो इन दैट कैपेसिटी मराठास का जो रेड है दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कि इंडिया में बेसिकली इस पर्टिकुलर पीरियड में इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी डिटेरियोरेट की हुई बिकॉज कॉन्सिस्टेंट रेड जब पड़ेगी आपके टेरिटरी के ऊपर देन ऑब्वियसली वहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी नहीं है देन ऑब्वियसली ट्रेड जो है बेसिकली वो कोलैप्स है. एंड जब सिक्योरिटी नहीं होगी, बार बार रेड पड़ेंगे, देन ऑब्वियसली जो रूलर है जिसके ऊपर रेड पड़ी है वो अपने एरिया के टैक्सेशन जो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. एंड यही वाला एस्पेक्ट जो अब हम लोग को देखना भी है. तो पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया की डिटेरियोरेट हुई
मुगल्स के अंडर हमने देखा था कि 1707 तक इंडिया में एक यूनिफिकेशन था, एंड जब यूनिफिकेशन होता है तो इंटरनल क्वेरल्स जो है वो बाय एंड लार्ज ख़त्म हो जाते हैं, एंड आफ्टर इंटरनल टैक्सेशन जो है वो भी बाय एंड लार्ज ख़त्म हो जाता है। तो यही वाली टेरिटरी एक ज़माने में पूरे मुग़लों के अंडर जब थी, तो जो इंटरनल बिकरिंग थी, इंटरनल क्वेरल्स थे, वो ख़त्म हुआ। उसके वजह से सिक्योरिटी आई, एंड देयर आफ्टर इंटरनल टैक्सेशन जब ख़त्म हो गए तो पैन इंडिया यूनिफाइड मार्केट जो है वो भी डेवलप्ड हुआ। आपने ये डायलॉग भी कभी सुना होगा कि इंडिया जो है बेसिकली एक ज़माने में उसका वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो 17% ऑफ द जीडीपी हुआ करता था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस जो पर्टिकुलर डाटा जो है अगेन ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए छोड़ के रखा है। इट वॉज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बेसिकली, जिनका नाम है एंगस मैडिसन। तो एंगस मैडिसन ने बेसिकली ये बड़े इलेबोरेट तरीके से प्रूव करके रखा है कि इन 1700 AD जब औरंगजेब वॉज देयर एंड इंडिया का यूनिफिकेशन बाय एंड लार्ज हो चुका था, तब का ये डिजिट है कि इंडिया में बेसिकली 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है वो फ्लो होता था। अनफॉर्चुनेटली ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ये सारा का सारा जीडीपी वॉज नॉट इन द हैंड ऑफ इंडियन, इट वॉज इन द हैंड ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। हाउएवर ये 27% ऑफ द जीडीपी जो है उसके पीछे का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रीज़न क्या रहा है, यूरोपियंस अभी तक इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाए। इसके पीछे का सिग्निफिकेंट रीज़न क्या था, तो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ द मुगल्स। एंड जब तक मुगल्स थे तब तक इंडिया के इंटरनल झगड़े जो है वो बाय एंड लार्ज खत्म हो चुके थे। उन्होंने एक पैन इंडिया का यूनिफाइड मार्केट जो है वो भी बना के रखा था, जिसका फ़ायदा ही इंडिया को बाय एंड लार्ज हुआ, विच इज़ दिस पर्टिकुलर डिजिट जो हमेशा से ही हिंदू हिस्टोरियोग्राफर जो है बेसिकली बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बट इन एनी केस जैसे ही आपके कंट्री में या फिर टेरिटरी में जो ऑटोनॉमस स्टेट आने चालू हो गए, कौन से थे हमने देखा कि इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब कुछ नए स्टेट जो पहले हम लोग को नहीं दिखाई देते, जिसमें त्रावणकोर हो सकता है, इवन जाटलैंड भी हो सकता है। वैसे ही हमारे पास कुछ रिबेल स्टेट है, मतलब ये वो वाला स्टेट जो मुगलों के साथ जो है कभी इनका जमा ही नहीं, बट स्टिल एवरी नाउ एंड देन दे हैव बेसिकली व्हाट देन उन्होंने मुगलों के साथ जो है ट्रीटी साइन करके रखी थी, मुगल्स की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू चैलेंज माइटी मुगल्स, दैट इज अर्ली मुगल टिल औरंगजेब। बट जैसे औरंगजेब डाइड देन ऑब्वियसली दिस पीपल हैड दैट करेज एंड हैड दैट कैपेसिटी टू चैलेंज मुगल एम्पायर। इसमें दो इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज राजपुताना एंड मराठा। एंड आफ्टर फिर कुछ सक्सेसर स्टेट है, ये वो वाले स्टेट है जहाँ से सारे प्रॉब्लम तो इनफैक्ट चालू हुए। मुगल के कोर्ट में इंटरनल प्रॉब्लम थे, ये आज हम बैठ के एनालाइज कर चुके हैं, बट उस ज़माने में लोगों को नहीं पता था। ये चालू कहाँ से हुआ, ये इंटरनल बिकरिंग अमॉन्ग द मुगल नोबल मैन, वहाँ से चालू हुआ। जुल्फ़िकार खान, उसके बाद में सईद ब्रदर, फिर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ एंड सादत खान बरहानुल मुल्क। इसमें निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है उसने हैदराबाद का स्टेट बना लिया, सादत खान बरहानुल मुल्क उसने अवध बना लिया। एंड व्हेन अवध बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट, देन अवध की ही बाजू वाली टेरिटरी दैट इज़ बंगाल, वहाँ पे मुर्शिद कुली खान बैठा हुआ था, उसने भी ऑटोनोमस स्टेट ऑफ बंगाल जो है वो निकाल लिया। तो सक्सेसर स्टेट जो है यहाँ से ही सारे प्रॉब्लम चालू हुए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर चालू हुआ। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर कोई सेलिब्रेशन वाली चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब इंडिया में अब मल्टीपल किंगडम बन रहे हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है। इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को बस अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो कार्व आउट करना है, दैट वाज देयर ऑब्जेक्टिव। बट ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, अब धीरे धीरे आगे भी बात करेंगे, बिकॉज ये सारे स्टेट हम लोगों को इंटरनली भी जाके देखने हैं, विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द इकोनॉमिकल कंडीशन। एंड जब आपकी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन वीक रहेगी तो इकोनॉमिकल कंडीशन तो और भी वर्स्ट ऑफ होने ही वाली है। बिकॉज धंधा करना है तो धंधा करना वाला जो मर्चेंट है, ट्रेडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है, उसको लगता है क्या, उसको सिक्योरिटी लगती है, उसको टैक्सेशन कम लगते हैं, उसको मार्केट लगते हैं। ये तीनों ही चीज़ें जब पॉलिटिकल बिकरिंग चालू हो जाएगी तो क्या होगी, ख़त्म होगी। एंड एज आई हैड टोल्ड यू कि मराठाल जो है बेसिकली दे हैड मेड एनिमीज वर्चुअली अक्रॉस इंडिया, इनका किसी के साथ जो है बेसिकली नहीं जमता था। एंड दैट्स वाई इनके जो कंसिस्टेंटली रेट जो राजपुताना लैंड, देयर आफ्टर अवध, रोहिलखंड हो सकता है, बुंदेलखंड हो सकता है, देयर आफ्टर इवन बंगाल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर हो सकता है, राजपूत हो सकता है, एंड फाइनली पंजाब, जहाँ पे उन्होंने सारा का सारा अपना पॉलिटिकल प्रेस्टीज है वो ख़त्म भी कर दिया। तो ये जो कंसिस्टेंट पीरियड जो था स्पेसिफिकली बाजीराव के अंडर 1720 से लेके 1760, इसमें 1720 से लेके 1740 वाला जो पीरियड है वो था बाजीराव का द ग्रेट मराठा लीडर। एंड देयर आफ्टर 1740 से लेके 1761 प्रिसाइजली ये वाला जो पीरियड जो है वो था बेसिकली बालाजी बाजीराव। तो जो दोनों का जो पीरियड है, इस पर्टिकुलर पीरियड में मराठास का पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया तो बढ़ रहा था, बट मराठास नेवर हैड दैट ड्रीम
ऑफ कॉन्करिंग इंडिया और यूनिफाइंग इंडिया। ये जो एरिया अपने अंडर कैप्चर करके रखते थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाते थे, वहाँ पे बेसिकली अपने मराठा मिलिट्री कमांडर बिठा देते थे ताकि वो जाके क्या करें, अपने बाजू वाले एरिया में रेड मारे। एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बट फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गुजरात के अराउंड जो है बेसिकली गायकवाड़ बिठा दिए जिनका काम था सिंध एंड देयर आफ्टर राजपूताना के ऊपर जो है बेसिकली रेड मारना। देयर आफ्टर फिर इंदौर वाला जो एरिया जो है यहाँ पे बेसिकली इन्होंने होलकर को बिठाया था जिनका काम क्या था, देन ऑब्वियसली राजपूताना के ऊपर एक साइड से रेड मारो, अवध के ऊपर एक साइड से रेड मारो। यही होलकर्स के साथ साथ जो है यहाँ पे लेटर ऑन ग्वालियर में सिंधिया फैमिली आई जिनका काम था दिल्ली के ऊपर रेड मारना एंड देयर आफ्टर पंजाब के ऊपर रेड मारना। एंड वैसे फिर अल्टीमेटली जो नागपुर वाला जो एरिया है यहाँ पे बेसिकली भोसले फैमिली आई जिनका काम था बंगाल के ऊपर रेड मारना। अल्टीमेटली पेशवा जो पूना में बैठे हुए थे वो खत्म हो गए, बट गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, देयर आफ्टर होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ द ग्वालियर एंड भोसलेज ऑफ नागपुर, ये प्रिंसिपैलिटी इंडिया में आज भी है एंड दे बेसिकली आर द रूलिंग प्रिंसिपैलिटी। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन के बैठा है, बट इन एनी केस इन लोगों का काम ही वही होता था कि बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक एरिया में बैठेंगे और क्या करेंगे, देन ऑब्वियसली पूरा का पूरा रेड मारेंगे। नाउ यू विल आस्क कि सर मराठाज ने साउथ में क्यों नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया, इट वॉज बाजीराव हिमसेल्फ जो 1720 से लेकर 1740 के बीच में था, उसने पूना से इलेबोरेट रेड निज़ाम पे मारे और निज़ाम को 2 वॉरफेयर में हरा भी चुका था एंड निज़ाम बाय हैड एक्सेप्टेड द सुज़ेरेनिटी ऑफ द बाजीराव। हाउएवर हमने ये भी देखा था कि बाय 1749 1750 ये जो पूरा का पूरा डोमिनियन है दैट इज निज़ाम एंड देयर आफ्टर कार्नाटिक वाला एरिया, यहाँ पे ब्रिटिश आ चुके थे। एंड लेटर ऑन मराठास के बारे में देखेंगे भी कि हाउ श्रूडली मराठास जो है दे ऑलवेज अवॉइडेड ब्रिटिशर्स या फिर यूरोपियन वॉरफेयर। मराठास जो है बेसिकली यूरोप के मुँह ही नहीं लगा करते थे बिकॉज दे न्यू कि देयर ट्रेडिशनल आर्मी वॉज ऑफ नो मैच टू द यूरोपियन। एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन हम इसकी बात भी करेंगे कि जहाँ जहाँ पे बेसिकली इन्होंने रेड मारी वहाँ पे हम लोग को एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग लेटर ऑन कलकत्ता की बात करेंगे, तो जो कलकत्ता जो है बेसिकली टाउन डेवलप्ड ही इसलिए हुआ था बिकॉज वो ब्रिटिशर्स का टाउन था एंड फिर बंगाल में रहने वाली जो मर्केंटाइल पॉपुलेशन है उनको पता था कि भाई मराठा जो है कलकत्ता के ऊपर रेड नहीं मारेंगे एंड दैट्स व्हाई कलकत्ता की इकोनॉमिक पोजीशन जो है लेटर ऑन इंक्रीज हुई। बट एज यू कैन सी कलकत्ता की इकोनॉमिकल पोजीशन तो इंक्रीज हुई बट बंगाल की तो इकोनॉमी डिटेरियरेट हुई बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट अटैक ऑफ द मराठाज। एंड मराठाज ने यही कंसिस्टेंट अटैक अक्रॉस इंडिया जो है वो क्या किए थे, खड़े किए थे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो इंडिया में आया पूरे के पूरे 18th सेंचुरी में, एक साइड से मुगल जो है वो डिटेरियरेट हो रहे थे, दूसरे साइड से मराठास पॉलिटिकल एसेंडेंसी पे थे। मुगल्स वर नॉट एबल टू प्रिवेंट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर एम्पायर, मराठास वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एन एम्पायर। तो ये बेसिकली एक कॉनंड्रम इंडिया के लिए डेवलप्ड हो गया, एक पॉलिटिकल वैक्यूम इंडिया के लिए डेवलप्ड हो गया जिसका लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है कि इकोनॉमी पूरी की पूरी डिस्ट्रक्ट हो गई। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल रोड्स हो सकते हैं, टैंक इरिगेशन वगैरह हो सकता है, तो सारे जो मेजर्स है इकोनॉमी के वो डिस्ट्रॉय होने चालू हो गए इन कंसिस्टेंट मराठा रेड। एंड देयर आफ्टर फिर दिल्ली जो है उसका सिग्निफिकेंस जो है इसी पीरियड में लॉस्ट आउट हो गया। तो दिल्ली जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी थी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1707, अब दिल्ली की पोजीशन जो डिटोरेट होनी चालू हो गई। एंड वो होगी भी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज 1739 में हमने पहले ही देखा है कि नादिर शाह का इन्वेजन जहाँ दिल्ली पे हुआ वहाँ पे सारी चीज़ें जो है दिल्ली के लिए ख़त्म होनी चालू हो गई। तो दिल्ली में जो भी बची कुची वेल्थ थी वो भी वेल्थ अब पर्शिया जा चुकी थी आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन। एंड दिल्ली का जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो कम्प्लीटली कोलैप्स जो हो ही चुका था, विच वॉज लेटर ऑन टू बी रिवाइव्ड ओनली इन द 20th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर 1911-1912 में दिल्ली को वापस से इंडिया का कैपिटल जो है बनाने वाले थे। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी इकोनॉमिकल कंडीशन, बट इकोनॉमिकल कंडीशन का जस्ट ओवरऑल है। अब हम लोग को इन डिटेल जाके देखना है कि इकोनॉमी के 3 पैरामीटर जो होते हैं, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये हमने अब एंशिएंट में भी देख लिया है, मीडिएवल में भी देख लिया कि प्रोसेस हैज़ टू बी सेम, कि एग्रीकल्चरल सरप्लस होना चाहिए। जब तक एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं होता तब तक क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री आपके कंट्री में डेवलप नहीं होंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है तो सारे ही लोग खेती बाड़ी करेंगे, खाना तो ज़रूरी है ना। खाना जब तक प्लेट पे नहीं आता है तब तक लोग बेसिकली क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे क्यों। एंड दैट्स वाई सबसे पहले जो है एग्रीकल्चरल सरप्लस, इनकी कंडीशन क्या थी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डेवलप्ड हुए थे कि नहीं। एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में जो आप माल बनाओगे उसको आपको बेचना है, तो ट्रेड नेटवर्क आपकी कंट्री में डेवलप थे या नहीं थे। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो बातें करेंगे। तो लेट्स गो वन बाय वन।
सबसे पहले तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर जो डिक्लाइनिंग कंडीशन में ही होने वाला था, ये हम पहले भी देख चुके थे कि औरंगजेब हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इकोनॉमिकल टर्मोइल इन आवर कंट्री। औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी उसका जैसे मुगल ट्रेजरी तो ड्रेन आउट हो ही गई, बट उसके साथ साथ उसके कंटिन्यूस 27 ईयर्स के जो वॉरफेयर चले इन दक्खन, उसके वजह से भी मुगल ट्रेजरी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लोड आ गया। इसको सबसेट करने के लिए औरंगजेब ने अल्टीमेटली एग्रेरियन टैक्सेस अक्रॉस इंडिया बढ़ाने चालू कर दिए, जिसकी वजह से अग्रेरियन क्राइसिस ही आ गया। हमने देखा था कि औरंगजेब के टाइम पे ही एग्रीकल्चरल टैक्सेस बढ़े, इकोनॉमिकल टर्मोइल, जागीरदारी क्राइसिस चल रहा था, तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट सारा बर्डन आ गया पीजन पे, हैवी टैक्सेशन के नाम पे। एंड यही टैक्सेशन जब हैवी होने चालू हो गए तो ये एग्रेरियन कम्युनिटीज़ ने अपनी खेतीबाड़ी छोड़ के जो है चलना या फिर निकलना चालू कर दिया। एंड दैट्स वाई फिर डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर जो है वो हम लोगों को इंडिया में यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके हमारे पास कुछ एविडेंसेस भी दिखाई दिए हैं कि बेसिकली जो तकसीम पेपर थे, तकसीम इज़ बेसिकली लैंड ओनरशिप पेपर जो मुगल दिया करते थे, उसको हम लोगों ने अगर आईन अकबरी से कंपेयर किया, अगेन आईन अकबरी भी हम देख चुके हैं कि अकबरनामा नाम का एक बड़ा बुक है जिसके टोटल 3 वॉल्यूम है। एंड ये 3 वॉल्यूम में से जो तीसरा वॉल्यूम जो है इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। आइन का मतलब ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो आइन अकबरी जो है बेसिकली अकबरनामा का ही एक सबसेट है, एक सब वॉल्यूम है, मतलब थर्ड बुक ऑफ द अकबरनामा इज़ आइन अकबरी। एंड फिर यही आइन अकबरी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिसाइजली अकबर एडमिनिस्ट्रेशन हमको दिखाई देती है। ये लिखा किसने, तो अबुल फजल ने लिखा है, और ये बुक के बारे में हमने इलेबोरेटली मीडियल में देखा भी था। बट इन एनी केस अगर हम लोग ये 2 चीज़ अगर कंपेयर करते हैं देन ऑब्वियसली इसमें हम लोगों को पता चलता है कि कल्टिवेबल लैंड जो इंडिया में अभी भी अवेलेबल था, तो कल्टिवेबल लैंड का तो इंडिया में प्रॉब्लम अभी भी नहीं था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे था, लैक ऑफ द लेबर फोर्स। एंड लेबर फोर्स जो बेसिकली लैक क्यों था, बिकॉज एग्रीकल्चर रिमनरेटिव नहीं था। एंड एग्रीकल्चरल रिमनरेटिव नहीं था, इससे बड़ी चीज़ जो है बेसिकली जो मर्सिनरी मार्केट जो है वो ज़्यादा रिमनरेटिव था। जब मराठाज ने अक्रॉस इंडिया रेड मारने चालू कर दिए देन ऑब्वियसली फिर हर एक प्रिंसिपैलिटी जो इंडिया में थी उनको अपनी आर्मी बढ़ाना जो है वो बेसिकली क्या हुआ, फोर्स किया गया कि दे हैव टू इंक्रीज देयर आर्मी। एंड आर्मी अगर बढ़ानी है तो ऑब्वियसली यही लेबर मार्केट से तो आर्मी आएगी। तो एक ज़माने में जो बंदा एग्रीकल्चर कर रहा था उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन आ गए एंड उसको अब एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिली, दैट इज़ बेसिकली राजा रजवाड़ों के आर्मी में चले जाओ, वहाँ पे बेसिकली पैसा बहुत है बिकॉज रेडिंग कम्युनिटी है अब, एंड रेडिंग कम्युनिटी में आपको पैसा मिलेगा। एंड दैट्स वाई फिर कल्टिवेबल लैंड तो इंडिया में था, बट कल्टिवेबल लैंड के ऊपर जो एग्रेरियन फोर्स आपको लगेगी अब वो इंडिया में डिटेरियोरेट हो रही थी। इंडिया में कुछ और चीज़ें, दैट इज़ मिलिटराइजेशन जो है, हैवी मिलिटराइजेशन वो बढ़ रहा था। कंडीशन ऑफ द फेमाइन जो है वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिशर्स का ही इंडिया में देन है, बट इन एनी केस अग्रेरियन क्राइसिस भले ही इंडिया में था, हम लोगों को कोई एज सच लार्ज स्केल फेमाइन के एविडेंसेस जो है बेसिकली नहीं दिख रहे हैं। तो पहले 7 डिकेड जो है बेसिकली टिल 1770 वी कैन से इंडिया वाज लार्जली फेमाइन फ्री कंट्री। तो इट क्लियरली शोज मुगल हो, मराठा हो, अवध हो, मैसूर हो, राजपूताना हो, सारे ही लोग भले ही रेड मार रहे थे, दे हैड इंश्योर्ड कि एटलीस्ट लोगों के प्लेट पे जो है खाना आए। तो अग्रेरियन ड्रॉट तो हम लोगों को दिखाई दिए है, बट हम लोग को फेमाइन दिखाई नहीं दिए हैं। एंड दैट्स अ लार्ज स्केल फेमाइन जिसमें फिर हज़ारों लोग मारे जाते हैं, वैसी वाली सिचुएशन इंडिया में नहीं आई। वो अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आई, दैट इज़ ड्यूअल गवर्नमेंट के अंडर आई, तो उसको भी लेटर ऑन देखेंगे। बट फेमाइन जो इंडिया में बाय एंड लार्ज ब्रिटिशर्स ऑनवर्ड ही आने जो है चालू हो गए। एंड देयर आफ्टर फिर माइग्रेशन ऑफ द पीजन, तो एज आई टोल्ड यू कि जो माइग्रेशन ऑफ द पीजन जो इट बिकम अ रेगुलर फिनोमिनॉन। एंड ये माइग्रेशन ऑफ द पीजेंट होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसके ऊपर आपने टैक्सेस ही इतने हैवी करके रखे हैं कि टैक्सेशन के वजह से वो पीजेंट जो है उसको एग्रेरियन इसमें बिजनेस में या फिर एग्रीकल्चर में कोई रिमनरेशन या फिर कोई फ़ायदा बचा हुआ ही नहीं था। एंड दैट्स वाई फिर लार्ज स्केल माइग्रेशन जो है वो इंडिया में हम लोगों को इस पीरियड ऑफ टाइम ऑनवर्ड जो है दिखाई देने चालू हो गए। एंड ऑब्वियसली जब आपके कंट्री में एग्रीकल्चर जब डिटेरियोरेट होगा तो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री भी आपके कंट्री में डिटेरियोरेट होगी ही होगी। हमने मीडिएवल पीरियड में देखे थे हमारे सतीश चंद्रा के लेक्चर में कि मुगल्स के टाइम पे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप थी। मुगल्स के टाइम पे मल्टीपल बिजनेसेस इंडिया में फ्लरिशिंग थे, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो सकती है, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो सकती है। देयर आफ्टर अग्रेरियन इंडस्ट्री में कैश क्रॉप जो है वो हो सकते हैं। कुछ नई इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप होनी चालू हो गई थी, जैसे सॉल्ट पीटर वाली इंडस्ट्री हो सकती है, स्पाइसेस वाली इंडस्ट्री हो सकती है। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप्ड हो रही थी। बट नाउ यू कैन सी कि इंडिया का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है
दैट इज़ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री बेसिकली अब वो डिटेरियोरेट होगी। एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डिटेरियोरेट होगी मतलब इंडिया में अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो चल ही रही थी, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक हैवी मार्केट यूरोप में अभी भी अवेलेबल था। बट इसके अलावा हम लोगों को एज सच कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं डेवलप होती हुई दिखाई दी है। कश्मीर में कुछ वुलन मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर आफ्टर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो कोस्टल एरिया है, प्रिसाइजली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हो सकता है, बंगाल हो सकता है, एंड देयर आफ्टर महाराष्ट्र हो सकता है। तो ये वाले जो एरिया है यहाँ पे सर्टन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो हमको दिखाई दी है। बट ऑब्वियसली ये सारी ही इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल, वुलन, तो ये सारी ब्रिटिशर्स को कैटर करने के लिए बनाई गई थी, जिसका फ़ायदा मैक्सिमम किसने उठाया, देन ब्रिटिशर्स ने ही उठाना चालू कर दिया। तो अगेन वो एंगस मैडिसन वाला जो हिस्टोरियोग्राफी है कि 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो इंडिया कंट्रोल कर रहा था वो पहले से यूरोपियन ही कर रहे थे, इंडिया के हाथ में वो एज सच नहीं था। बट इसी पीरियड ऑफ टाइम में अल्टीमेटली वो जो है, जो बचा कुछ अब इंडिया का जो ट्रेड है वो भी अब यूरोपियंस के हाथ में जाना चालू हो गया, बिकॉज इंडिया का जो रूलर है उसको अब टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट में मज़ा आ रहा है, उसको कोई इकोनॉमिकल मेजर, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर करने में मज़ा आ ही नहीं रहा है। हम ये लेटर ऑन देखेंगे भी और क्रिटिसिज्म भी करेंगे, नॉट ओनली मराठास का बट ऑल्सो बंगाल का, बट ऑल्सो अवध का, मुगलों का, त्रावणकोर का, अंदर आफ्टर इवन राजपूताना एंड सिख लैंड का, कि इन सबको बस टेरिटरी में ही मज़ा आ रहा है। नन ऑफ देम वॉज ऑफ दैट ओपिनियन कि जितनी टेरिटरी उसके पास है उसको डिफेंड करके उसमें से कोई ना कोई तो रेवेन्यू वाले मेजर्स है, दैट इज़ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री या फिर अग्रेरियन मेजर्स है, उसको स्ट्रेंथन आउट करें। Perhaps the only ruler who had utilized or who had basically got to know about this aspect was टीपू सुल्तान। उसी का बेसिकली एक विजन था कि यूरोपियन कंपनीज इंडिया में क्या कर रही थी, उसने ऑब्जर्व भी किया एंड वही वाला ट्रेडिंग पैटर्न उसने मैसूर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। अनफॉर्चुनेटली वो भी कोलैप्स हुआ। टीपू ने वो कंपनी जो उसने बनाई थी उसको हेल्प करने के लिए इवन नेपोलियन एंड नेपोलियन के पहले लुई डायनेस्टी जो थी, बर्बन डायनेस्टी के लुई द 16 जो थे, वॉज लेटर ऑन किल्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनसे भी कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके रखे थे, उसकी भी बातें लेटर ऑन करेंगे। बट इंडिया का क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का स्टेटस जो है, एक ज़माने में जो बूमिंग हुआ करता था, अब वो टोटल डिटोरेट जो है वो हो चुका था। इंडिया बाय एंड लार्ज जब विलेज अग्रेरियन इकोनॉमी बनती जा रही थी, जिसमें लोकल लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ है वही आपको दिखाई देंगी, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज एज सच आपको नहीं दिखाई देंगी। एंड ऑब्वियसली जब आपके कंट्री का जब क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री डिक्लाइन होता है, देन ऑब्वियसली आपके कंट्री में जो ट्रेड है वो भी डिक्लाइन होगा ही होगा। तो जो ट्रेडिशनल इंडिया की जो सिटी थी अब वो डिक्लाइन होना चालू हो गई, एंड कुछ नई सिटी जो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी 18th सेंचुरी में, अब ये भी प्रोमिनेंट बनना जो है चालू हो गई। अगेन यहाँ पे भी आपको वही एविडेंसेस दिखाई देंगे कि कैसे धंधा जो है वो धीरे धीरे इंडियंस के हाथ से छूटता जा रहा है एंड ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जा रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है या फिर जो बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो मराठास को ही जाता है, बिकॉज मराठास ने जहाँ जहाँ पे रेड मारे तो ऑब्वियसली आप लूटोगे किसको, बड़े मर्चेंट को, बड़े बिजनेसमैन को ही लूटोगे। एंड बड़ा मर्चेंट या फिर बड़ा बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उसको प्रोटेक्शन जो उसका लोकल रूलर नहीं दे पा रहा है, बट ही ऑल्सो नोज कि मराठा जो ब्रिटिशर्स के ऊपर या फिर फॉरेनर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। एंड दैट्स इंडिया का जो क्रीम मर्केंटाइल कम्युनिटी जो है वो अब धीरे धीरे यूरोपियन सिटीज़, जो सिटीज़ इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाई थी उसमें जाके रहना चालू कर दिया। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग एंड लिविंग इन अ यूरोपियन कंट्रोल सिटी, देन धंधा भी आपको उनके टर्म्स पे उनके जैसा ही करना पड़ेगा। एंड दैट्स अ न्यू सिटीज़ जो अब वो इंडिया में एमर्ज होनी चालू हो गई। सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका जैसी जो सिटीज़ जो वो डिजेनरेट हो गई। इनफैक्ट इसमें सबसे पहले सूरत ही डिजेनरेट हुआ था, बिकॉज इन शिवाजी महाराज हिमसेल्फ बेसिकली जब थे तो उन्होंने 3 बार जो बेसिकली सूरत के ऊपर अटैक किए थे जस्ट टू लूट द सूरत सिटी। एंड दैट्स सूरत के ऊपर जैसे ही अटैक पड़ने चालू हो गए, देन सूरत की जो मर्केंटाइल कम्युनिटी जो है नीचे उठ के बॉम्बे की तरफ शिफ्ट होना चालू कर दी कि इफ़ वी वांट टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम द हैंड ऑफ द मराठास, देन हमारे पास एक ही जगह है, दैट इज़ बेसिकली बॉम्बे। एंड दैट्स हाउ बॉम्बे का जो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना जो है चालू हो गया। सेम थिंग हैपन अक्रॉस मद्रास, सेम थिंग हैपन इवन अक्रॉस कैलकाटा। टेक एन एग्जाम्पल, प्राइमरी कैलकाटा ही है, तो कैलकाटा मतलब बंगाल जो है उसकी कैपिटल एक्चुअल में मुर्शिदाबाद थी। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वो मुंगेर में भी शिफ्ट की गई थी, बट अल्टीमेटली कैलकाटा में ही सारा का सारा इकोनॉमिकल पावर आया, बिकॉज जैसे ही मराठास के रेट बढ़े इनके टेरिटरी में, तो मराठास के रेट बढ़ने के बाद मुर्शिदाबाद एंड मुंगेर के जो बिजनेसमैन हैं वो उठ के कैलकाटा शिफ्ट होने चालू हो गए, बिकॉज मराठास की रेड से बचना इंपॉर्टेंट था। लोकल रूलर बचा नहीं पा रहे थे, खुद की सिक्योरिटी लेने का कोई सेंस नहीं था, तो बेटर है जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में ही रहो या फिर यूरोपियन सिटीज़ में रहो, विच विल प्रोवाइड यू इलेबोरेट सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी के बिना धंधा जो है चल ही नहीं पाएगा।
तो वैसे ही बेसिकली हम लोग देखें तो इंडिया का जो बेसिकली ये है ट्रेड पैटर्न है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। और इंडिया में बेसिकली अब कहाँ से धंधा हो रहा है, तो पर्शियन गल्फ से बेसिकली कुछ इंपोर्ट आ रहा है, अरेबिया, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। बट हियर यू कैन क्लियरली सी ट्रेडिशनली इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर कहीं से आता था तो वो था यूरोपियन कंट्रीज से। एंशियंट टाइम में हमने देखा था कि यही यूरोपियन गोल्ड ऑफ ड्रेन जो इंडिया में हो रही थी उसको रोकने के लिए रोमन ने 72 AD में इंडिया के साथ का जो ट्रेड है वो बैन कर दिया था, जिसका एविडेंस हमको प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका में मिलते हैं। देयर आफ्टर हम ये भी देख चुके हैं कि जो वास्को द गामा जब इंडिया में आया था तो वास्को द गामा हो सकता है, देयर आफ्टर डच हो सकते हैं, डैनिश हो सकते हैं, इवन ब्रिटिशर्स हो सकते हैं। इनिशियल पीरियड में वो यूरोप से बुलियन लेके आते थे। बुलियन मतलब मेटालिक मनी, एंड ये मेटालिक मनी के बदले इंडिया में से बहुत सारी कमोडिटीज़ उठा के लेके जाते थे। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1750 बाकी की यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ख़त्म हो गई। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1760 ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी इंडिया में आ चुकी थी, एंड ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल भी आ चुका था। तो बंगाल की ट्रेजरी जैसे ही ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गई तो बंगाल की ट्रेजरी से ही पैसे निकालो, इंडिया का रॉ मटेरियल खरीदो, उसको यूरोप में बेचो, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, उसको इंडिया में आके दोगुने दाम पे वापस बेचो। तो इसकी वजह से यूरोप का जो ट्रेड है या फिर बेसिकली यूरोपियन ट्रेड का एक हैवी इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर जो था वह पूरा का पूरा आपको डिटेरियोरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट रहा है कि फॉरेन ट्रेडर जब इंडिया में आए तो फॉरेन ट्रेडर जो है उन्होंने सिस्टमेटिकली इंडिया का जो ट्रेड कैप्चर किया। ये ट्रेड कैप्चर करने की वजह से जो इंडिया को फ़ायदा हो रहा था यूरोपियन ट्रेड का वो बंद हुआ, एंड इनफैक्ट अब इंडिया का फ़ायदा यूरोपियन ट्रेडर्स को होना जो है चालू हो गया। एंड देयर आफ्टर इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता था तो ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही वाली पहली वाली कमोडिटी रहेगी कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, एंड उसके साथ साथ इसी पीरियड में फिर सॉल्ट पीटर एंड छोटे मोटे स्पाइसेस, एंड इसके अलावा फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड जो बाकी वाले जो धंधे हैं वहाँ से बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट जो है जाता था। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो यूनिडायरेक्शनल था, मतलब इंडिया से ये मटेरियल मैक्सिमम टाइम पे यूरोप में ही जाता था। तो ये वाला जो एक्सपोर्ट है ये कंटिन्यू रहा। इनफैक्ट ये वाला एक्सपोर्ट टिल 1947 कंटिन्यू रहा, बिकॉज ब्रिटेन को भी इन्हीं सारी चीज़ों की तो ज़रूरत थी। इंडिया से ये सारा रॉ मटेरियल उठाते थे, दैट इज़ कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है, इवन सॉल्ट पीटर हो सकता है, एंड देयर आफ्टर यूरोप में जाके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। एक तो यूरोप में ही उसको बेचा जाता था या फिर उसको उठा के इंडिया लाया जाता था और इंडिया में उसको दोगुने दाम पे बेच दिया जाता था। तो दिस इज समथिंग फॉर दी एक्सपोर्ट, एंड दैट सम्स अप द इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो रही है इंडिया की, इट वाज नॉट सो गुड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, एंड यही इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उसकी वजह से इंडिया का एक डिजनरेशन जो है वो हमको दिखाई दिया है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके कंट्री का पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम आपके कंट्री में आ रहे हैं, देन दैट इज़ ऑलवेज अ बैड न्यूज़ फॉर द ट्रेड। एंड वो बैड न्यूज़ कैसे, इसका एक मैंने रफ सिनॉप्सिस आपको दिया। ऑब्वियसली ऑप्शन में तो इसको बहुत ही इलेबोरेटली पढ़ा जाता है, बट अभी के लिए जीएस के लिए दैट विल बी सफिशिएंट। पॉइंटर जमा करो, थोड़े बहुत प्रोसेसेस समझो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। वैसे फिर अगर सोसाइटी में अगर हम लोग आए तो हमको देखना है कि हिंदू सोसाइटी कैसी थी, इस्लामिक सोसाइटी कैसी थी, एंड पोजीशन ऑफ वुमेन जो वो कैसी थी। तो हिंदू सोसाइटी की सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदू सोसाइटी का एक टोटल डिजनरेशन, एक टोटल डिके हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोगों ने अब ये चीज़ मीडिएवल इंडिया से नहीं तो एंशिएंट इंडिया से ही देखी थी कि कैसे इंडिया की सोशल कंडीशन जो वो डिटोरेट हो रही है। हमने देखा था कि एक ज़माने में जो वैदिक रिलीजन है, ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है, उसमें हायरार्कीज बनानी लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड जो है हम लोग को दिखाई दी है। धीरे धीरे इसमें कुछ नई कम्युनिटी जैसे अस्पृश्य, अंत्यजा जैसी आनी चालू हो गई, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता जब पुराणिक हिंदुइज्म चालू हुआ तो गुप्ता टाइम पीरियड ऑनवर्ड हम लोगों को एक नई प्रोसेस इंडिया में दिखाई दी है कि जहाँ पे वर्ण डिवीजन एंड जाति डिवीजन ये अलग अलग इंडिया में डेवलप्ड हुए, एंड डेवलप्ड होने के साथ साथ यही जो बेसिकली पुराणिक हिंदुइज्म है जिसका एक ह्यूज इन्फ्लुएंस सैक्रिफिशियल रिलीजन के तौर पे हिंदू रिलीजन में आया, तो उसका रिफॉर्मेशन जो है आदि शंकराचार्य ने चालू भी करवाया था। यही आदि शंकराचार्य ने जो चालू की हुई जो भक्ति मूवमेंट है बाय एंड लार्ज, यही पर्टिकुलर मूवमेंट ऑनवर्ड हम लोगों को हिंदू रिलीजन का एक स्प्रेड अक्रॉस इंडिया दिखाई देता है। बट जैसे ही स्प्रेड चालू हुआ देन जो ओल्ड रिलीजन के फॉलोवर थे, दैट इज सनातन धर्म सैक्रिफिशियल रिलीजन के जो फॉलोवर थे, ये उठ के उपनिषदिक रिलीजन या फिर भक्ति रिलीजन में आ गए, एंड जो पुरानी प्रैक्टिसेस है वो नए रिलीजन में आनी जो है चालू हो गई।
एंड उसी का इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बेसिकली इंडिया में वर्ण सिस्टम एंड देयर आफ्टर जाति के आधार पे जो डिवीजन जो है वो आपको दिखाई देंगे। एंड फिर जो नॉर्म्स है सोशल, वो भी इसी के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं कि आपको इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं करने हैं, इंटरकास्ट डाइनिंग मतलब एक साथ बैठ के आपको खाना भी नहीं खाना है। देयर आफ्टर इवन सिटी या फिर विलेज पैटर्न देखोगे इंडिया में आज भी आपको ये विलेज में दिखाई देगा कि कास्ट या फिर जाति के आधार पर जो है गांव का डिवीजन होता है। तो अपर जाति वाले लोग एक जगह पे रहेंगे, लोअर जाति वाले लोग एक जगह पे रहेंगे एंड अनटचेबल किसी और ही जगह पे रहते हैं। तो ये जो बेसिकली लिविंग पैटर्न जो है वो भी जाति आधार के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल नॉर्म्स जो है वो हिंदू सोसाइटी में इस टाइम पे लिखे जाने चालू हो गए। इसके ऊपर लेटर ऑन हम बात करेंगे कि अल्टीमेटली आज अगर आप देखोगे तो इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म चल रहा है। एंड कॉलोनियल हिस्टोरियन का हमेशा से वो कहना था कि हिंदू नेशनलिज्म कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता, बिकॉज हिंदू रिलीजन इटसेल्फ इज़ अ डिवाइडेड रिलीजन। तो जो रिलीजन डिवाइडेड होगा वो यूनिफाई हो ही नहीं सकता। एंड लेटर ऑन नेशनलिस्टिक लीडरशिप जो थी इंडिया की, वो नेशनलिस्ट लीडरशिप ने यही कारनामा तो करके दिखाया कि उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म जो है इंडिया में चलाया, जिसका ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली इसका एक निगेटिव ट्रेंड इंडिया में चालू हुआ कि इस्लामिक सेक्शन जो है वो नेशनलिज्म में कभी आ ही नहीं पाया। एंड ये टेंडेंसीज आपको इंडिया में आज भी दिखाई देंगी कि आप एक हमेशा सवाल पूछोगे, सर इस्लामिक रिलीजन में सोशल रिफॉर्मर क्यों नहीं हुए, इस्लामिक रिलीजन में नेशनलिस्टिक लीडर क्यों नहीं हुए। भाई आपके जो लीडर है वो इंडिया के लीडर प्रोक्लेम करते थे खुद को, गांधी हो सकते हैं, तिलक हो सकते हैं, या फिर इवन दादा भाई नौरोजी। दे नेवर कॉल्ड देमसेल्फ एज बेसिकली हिंदू लीडर, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज एन इंडियन लीडर। then it was their responsibility or their failure कि they could not inculcate that nationalism into the second important religion of our country, that is Islamic religion, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट इंडिया के पार्टीशन में ही हुआ। बट अभी के लिए बस सोशल कंडीशन समझो कि हिंदू रिलीजन जो है इट इज़ अ डिवाइडेड हाउस इन इटसेल्फ। इसमें वर्ण डिवीजन बहुत सारे हैं, जाति से रिलेटेड डिवीजन बहुत सारे हैं, और इसके ऊपर इलेबोरेट डिस्कशन हमने एंशिएंट एंड देयरआफ्टर मिडिवल के सीरीज़ में करके रखा है। सोशल डेवलपमेंट हम लोगों ने हर एक ईरा में देखे हैं, और हमने देखा है कि कैसे सिस्टमैटिकली लोअर जाति लोअर वर्ण वाली जो पोजीशन है वो इंडिया में डिटेरियोरेट की गई है। देयरआफ्टर फिर यही वाला एस्पेक्ट हम लोग को मुस्लिम सोसाइटी में भी दिखाई देता है, जहाँ पे सल्तनत में ही हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल पे डिवीजन दिखाई दिए थे। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 18th सेंचुरी इवन इस्लामिक रिलीजन में हम लोगों को अशरफ मतलब ये लोग हैं जो बेसिकली कहाँ से आए हुए हैं, आउटसाइड से आए हुए हैं। आउटसाइड से आए हुए मतलब ये टर्किश लोग हो सकते हैं, ईरानी लोग हो सकते हैं, तुरानी हो सकते हैं, अफगान हो सकते हैं, ताजिक लोग हो सकते हैं। नाउ दिस पीपल ऑलवेज कंसिडर देमसेल्फ एज प्योर। क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ टू बी द ट्रू इनहेरिटेंस ऑफ द इस्लामिक रिलीजन। तो बेसिकली ये लोग जो है अपने आप को ट्रू इनहेरिटर ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, मतलब इस्लामिक रिलीजन का प्रॉपर जो ये है दैट इज़ बंदा है, मानते हैं। जबकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कन्वर्टेड पीपल, एंड दैट्स एक स्टिग्मा उनके ऊपर हमेशा से ये लोगों ने लगा के रखा है। एंड उनको क्या किया है फिर, ऑब्वियसली इन लोगों को जो है बेसिकली सेपरेट कंडीशन है दे के रखी है। दैट इज़ सबसे पहले हमारे पास दिखाई देते दैट इज़ अतरफ मतलब ये वो वाला सेक्शन है जो हिंदू कन्वर्ट लोगों का होता था। हिंदू कन्वर्ट लोगों का होता था मतलब बेसिकली जो इंडियंस जो है जो इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट हुए वो। बट इसमें भी कैटेगराइजेशन दिखाई देती है कि ये वाले जो लोग हैं बेसिकली अपर जाति अपर वर्ण वाले लोग हैं जो इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं। अगर लोअर जाति लोअर वर्ण वाले लोग इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं तो उनको ये लोग अर्जाल या फिर अजलफ के नाम से जानते थे। तो इवन जो डिवीजन जो इस्लामिक रिलीजन में नहीं होनी चाहिए वो इस्लामिक रिलीजन में आती भी हम लोग को दिखाई दी है। इनफैक्ट इस्लामिक रिलीजन तो एक ब्रदरहुड बेस्ड रिलीजन है, एंड जब आपका रिलीजन ब्रदरहुड बेस होगा देन ऑब्वियसली ब्रदरहुड बेस्ड रिलीजन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल डिवीजन, सोशल हायरार्कीज उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये हमने देखा भी था कि सुल्तान अगर रहेंगे तो बड़े बड़े सुल्तान जो है इंडिया में वो एक ज़माने में स्लेव्स थे, एंड स्लेव्स के बाद अल्टीमेटली वो सुल्तान बने हैं। तो इट क्लियरली शोज़ कि ब्रदरहुड बेस्ड रिलीजन में एक इंडिया का इम्पैक्ट हम लोगों को दिखाई देता है। इंडिया का इम्पैक्ट मतलब जो हिंदू रिलीजन की वर्ण एंड जाति आधार के जो डिवीजन है वैसे ही समथिंग लाइक दैट और वैसे ही वाले डिवीजन अब हम लोग को इस्लामिक सोसाइटी में भी पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एंड ये आप मान सकते हो कि एक प्रॉपर डिजनरेशन ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी आपको दिखाई देगा। हम लोग अभी तक का जितना भी वर्जन देखे हुए हैं हिस्ट्री का जो आपके नॉर्मल रेफरेंस बुक में है वो सारा हिंदू पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इन लोगों की पॉलिटिकल कंडीशन जो है ये टोटली क्या है, डिटेरियोरेट हो चुकी है। करने के पीछे रीज़न कौन है, इंग्लिश पीपल। इन्होंने ही अल्टीमेटली
अवध हो सकता है, मैसूर हो सकता है, बंगाल हो सकता है, या फिर इवन मुगल्स हो सकते हैं, सबको हरा दिया और हराने के बाद इनको निकाल के ये सारे एरिया अपने अंडर भी लाए। एंड दैट्स द इस्लामिक बंदे के लिए अगर दुश्मन कोई रहेगा सबसे बड़ा इंग्लिश बंदा है। एंड यही वाला एस्पेक्ट हम लेटर ऑन देखेंगे भी कि क्यों सोशल रिफॉर्म जो है वो इस्लामिक रिलीजन में नहीं आ पाए। जब बेसिकली ब्रिटिशर्स कॉन्कर कर रहे थे ये इस्लामिक किंगडम को, तो इस्लामिक सेक्शन ब्रिटिशर्स से अलूफ हुआ। एंड एट द सेम टाइम हिंदू सेक्शन जब वो ब्रिटिशर्स के करीब गया, बिकॉज हिंदू रिलीजन के लिए तो अच्छी बात थी कि इस्लामिक सल्तनत या फिर इस्लामिक किंगडम इनके एरिया से जा रही है। एंड दैट्स अ हिंदू रिलीजन के जो कुछ रिफॉर्मेटिव लोग थे, जब वो ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन एस्पेक्ट जो है अपना दिया और हिंदू रिलीजन में सोशल रिफॉर्म करने भी चालू कर दिए। अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक रिलीजन में ये ट्रेंड कभी चालू ही नहीं हो पाया, बिकॉज दे ऑलवेज रिमेंड अलूफ। वैसे ही अगर इन लोगों की अगर सोशल कंडीशन की बात करें तो सोशल कंडीशन भी इनकी डिटोरेट ही हो रही थी, बिकॉज जो वर्ण डिवीजन, जाति डिवीजन हिंदू रिलीजन में था, अब वही वाला डिवीजन जो है बेसिकली इनके रिलीजन में भी पड़ता हुआ हम लोग को दिखाई दिया है। एंड वैसे ही फिर अगर हम लोग इन लोगों का बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशन देखें तो ये भी तो पूरा का पूरा डिटोरेट हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली अभी जो हमने सिटी देखी थी, सूरत हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुर्शिदाबाद, मोंगीर हो सकता है, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली सेरिंगपट्टनम, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन थे इंडिया के, ये इस्लामिक सिटीज़ थी। एंड इस्लामिक सिटीज़ में इस्लामिक मर्चेंट बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली जब इनके सिटीज़ का डाउनफॉल हुआ तो इस्लामिक मर्केंटाइल कम्युनिटी का डाउनफॉल हुआ। इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है या फिर इकोनॉमी जो है इस्लामिक रिलीजन या फिर इस्लामिक लोगों की जो है कम हुई। एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि वाई इस्लामिक रिलीजन जो है वो कभी नेशनल नहीं बन पाया, ये कभी सोशल रिफॉर्म में आ ही नहीं पाया, बिकॉज इनकी कंडीशन डिटोरेट करने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जाता है ब्रिटिशर्स को। एंड दैट्स द ब्रिटिशर्स के साथ इन लोगों ने कभी कॉन्टैक्ट बनाए ही नहीं। जैसे हिंदू रिलीजन का मीडिएवल टाइम पीरियड में डिक्लाइन का रीज़न इस्लामिक रिलीजन का अराइवल ही था। इन्हीं की वजह से हिंदू लोगों का सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिजनरेशन हुआ, तो हिंदू लोगों ने इनके साथ बात करना ही बंद कर दिया। वही वाला एस्पेक्ट अब इस्लामिक लोगों के साथ हुआ कि इस्लामिक लोगों के पास जब वो वाली चीज़ आई, दैट इज़ पेन्यूरी इन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, उन्होंने डायरेक्टली अपने दरवाजे जो है ब्रिटिशर्स के लिए बंद कर दिए। एंड व्हेन यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिशर्स देन ऑब्वियसली आपका जो बेसिकली ये है, दैट इज़ बेसिकली जो पूरा का पूरा ये है, दैट इज़ रिफॉर्म है, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर। तो दैट्स बेसिकली इस्लामिक सोसाइटी जो है उनका भी हम लोग को एक डीजनरेशन इसी पीरियड में जो है दिखाई देता है। एंड देयर आफ्टर प्लेसेस ऑफ द वुमन इन सोसाइटी, तो प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी ये तो पूरा का पूरा डिटोरेट हो ही चुका था कि अगर प्लेस ऑफ वुमन की अगर हम लोग बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, पर्दा सिस्टम, एंड देयर आफ्टर फिर चाइल्ड मैरिज। बट बेसिकली इसको थोड़ा सा ना आप कल करेंगे, राइट। इट्स ऑलमोस्ट नाउ लेक्चर इज़ गोइंग ऑन फॉर मोर देन 40 मिनट्स एंड बेसिकली अभी अगर मैंने इसको बंद नहीं किया तो लेक्चर आज भी नहीं आ पाएगा। बेसिकली आई एम टेकिंग इट टुडे इटसेल्फ, ये 2-2:30 बजे जाने वाला है, तो विल स्टॉप ओवर हियर ना। इसको एक सेकेंड पार्ट में जो है बेसिकली प्लेस ऑफ वुमन जो है उसके साथ जो है स्लेवरी, एंड स्लेवरी के साथ जो एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये 3 टॉपिक है। अगेन ये आधा पौना घंटा खाएंगे तो इसको हम लोग कल ही कवर अप करते हैं। बट अगेन जाने से पहले जो बैच ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल जो है इट इज़ बेसिकली नाउ गेटिंग क्लोज ऑन 31 जुलाई, बट अभी के लिए बेसिकली ये सेल चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, इफ़ यू यूज़ माई कोड देन ऑब्वियसली इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस रेट। बट विल स्टॉप ओवर हियर। जो वुमन वाला पोजीशन है एंड देयर आफ्टर वुमन के साथ साथ जो बेसिकली ये है दैट इज स्लेवरी कंडीशन, एंड देयर आफ्टर फिर उसके बाद जो एजुकेशन कंडीशन है उसके ऊपर फिर कल बात करेंगे। ओके, विल स्टॉप ओवर हियर आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट है आजकल के लिए, बट ठीक है, हर दिन एक वीडियो तो डालना ही है हम लोगों को। कल नहीं आ पाया वीडियो, संडे मंडे था तो आई कुड नॉट शूट इट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, बट ऑब्वियसली आज के बाद अगेन थ्रू आउट दिस वीक टिल सैटरडे जो आई विल बी पुटिंग द वीडियो। यू विल गेट द PPT of this particular lecture on the Telegram channel, and we'll meet again tomorrow same time 2:30. Okay, so we'll be stopping the session for now. Thank you so much guys. I'll be stopping the session. Okay.